सुंदर नगर में अमित नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन वह मायूस होकर गांव के चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग स्कूल टीचर वहां से गुजरे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अरे कौन? अमित, कैसे हो बेटा? क्या कर रहे हो आजकल? बस गुरुजी, इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ सबको। बहुत दुखी लग रहे हो बेटा। हाँ गुरुजी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। बेटा, तुम तो होशियार हो, मेहनती हो, कुछ भी काम कर लो। कल से तुम मेरे बेटे की मोटर वर्कशॉप में आ जाओ। अमित अगले ही दिन से गुरुजी के बेटे विक्रम की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगता है। वह काम में इतना निपुण होता है कि किसी भी गाड़ी को देखते ही देखते ठीक कर देता है। एक दिन खाली बैठे बैठे उसके मन में कुछ नया करने का विचार आया, तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम भाई, क्या मैं वर्कशॉप में पड़ा पुराना सामान इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। अमित अगले ही दिन से काम के साथ साथ खाली समय में अपना आविष्कार करने में लग जाता है। वह एक वैन की फ्रेम पर एक बड़ा इंजन रखकर उसमें गियर बॉक्स फिट कर देता है और उसमें बड़े और पतले टायर लगाता है। कुछ ही दिनों में वह एक ऐसी गाड़ी तैयार करता है जो दिखने में तो वैन जैसी लगती थी, लेकिन उसकी ऊंचाई काफी थी। वह गाड़ी इतनी ताकतवर थी कि किसी भी तरह के उबड़-खाबड़ रास्ते पर बड़े आराम से चलती थी। अमित और विक्रम जब अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। तभी गांव के चौराहे पर पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोककर कहा, ऐसा नमूना लेकर निकलोगे तो तुम किसी को मार डालोगे। दोबारा इसे सड़क पर लेकर मत आना। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। कोई भी गाड़ी इस भरे पानी में नहीं चल पाती। इस कारण गांव वालों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तभी अमित अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करता है। उसकी गाड़ी ऊंचे होने के कारण पानी में नहीं डूबती और ताकतवर होने के कारण पानी में बड़े आराम से चल पड़ती है। वह अपनी गाड़ी में खाने पीने का सामान और दवाइयां रखकर बाढ़ के पानी से घिरे लोगों के घर घर तक पहुंचाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और बाढ़ का पानी खत्म होने पर गांव के सभी लोग अमित और विक्रम को सम्मानित करते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, हमें हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए। पता नहीं कब किसी की बनाई चीज हमारे काम आ जाए। एक समय की बात है, भावनगर नामक गांव में समक नाम का एक आदमी रहता था। वो रेलवे में नौकरी किया करता था। वो टिकट चेकर का काम करता था। वो सुबह तैयार होकर ट्रेन में निकल जाता और हर ट्रेन में जा जाकर लोगों के टिकट चेक किया करता था। कई सालों से वो ये काम बड़ी ही ईमानदारी से किया करता था। जिस भी ट्रेन में वो टिकट चेक करने जाता, उस ट्रेन में उसके नाम का खौफ था, क्योंकि वो बिना टिकट यात्रियों को कैसे भी करके ढूंढ निकाला करता था और उन पर रेलवे के कानूनों के हिसाब से फाइन लगाया करता था। लेकिन समक दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वो गरीब और मजबूरों के लिए अपने पैसों से टिकट खरीद कर दिया करता था। भावनगर के पड़ोस के चावनगर गांव में सुनील नाम का एक आदमी रहता था और वो हमेशा ही बिना टिकट ट्रेन में यात्रा किया करता था और अपने गांव के लोगों को बड़े ही शान से बताया करता था, अरे काका, पता है आज मैं भावनगर गया था, भावनगर, वो भी बिना टिकट, और देखो तो कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया। अरे सुनील, ध्यान से चला कर, तुझे पता है भावनगर से चावनगर में समक की ड्यूटी लगी है। वो जैसे भी करके बिना टिकट यात्रियों को पकड़ लेता है। अरे समक हो या चमक, सुनील को पकड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, समझा? चल मैं तुझे तरकीब बताता हूँ। और इस तरह से सुनील सभी गाँव वालों को बिना टिकट यात्रा करने के लिए उकसाया करता था और चावनगर के लोग सुनील की तरकीबों के बारे में जानकर अब बिना टिकट यात्रा करने लगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। भाई देखो बच्चों, बिना टिकट यात्रा करना गलत है। तुम लोग ऐसा मत किया करो, अगर पकड़े गए तो गांव का नाम बदनाम होगा। अरे काका, काहे का गांव का नाम बदनाम होगा? इतनी महंगाई है, अगर हम टिकट के पैसे बचा लेते हैं तो आपको क्या? चलो बैठ के हुक्का पियो चुपचाप।
सुनील ऐसा कहकर गांव के लोगों को चुप कराया करता था। धीरे धीरे ये बात सभी लोगों में फैलने लगी और इस बात का पता जब समक को चला तो उसने ठान लिया कि वो जैसे भी करके बिना टिकट यात्रा करने वाले चावनगर के यात्रियों को पकड़कर ही रहेगा। एक दिन जब सुनील बिना टिकट यात्रा कर रहा था तभी अचानक समक उसके डिब्बे में आ पहुंचा और उसने इशारा कर दिया और दूसरी तरफ से पुलिस वालों ने डिब्बे का रास्ता रोक लिया। सुनील ने अपने आप को फंसता देखकर वहां से भागने की कोशिश की और भागने की कोशिश में उसका पैर फिसला और रुकी हुई ट्रेन से वो बाहर जा गिरा। उसके सिर पर काफी चोट आई। समक उसे उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गया और उसने वहां उसका इलाज खूब अच्छे से करवाया, लेकिन साथ ही उसने सुनील पर बहुत बड़ा फाइन भी लगाया। समक ने सुनील को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, बिना टिकट यात्रा करना बहुत बड़ा अपराध है। आज भागने की कोशिश में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सुनील को सबक मिल चुका था और उसने अपनी जान बचाने के लिए भगवान का धन्यवाद किया और समक का भी, और फिर कभी बिना टिकट यात्रा ना करने की कसम खा ली। एक समय की बात है, एक गांव में नंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही आलसी था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता मरते समय उसके नाम काफी जमीन छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसने कभी अपनी जमीन पर खेती नहीं की थी। वो तो बस अपने एक दो नौकरों के साथ अय्याशी करता रहता था और जब पैसों की जरूरत होती थी तो थोड़ी सी जमीन बेच दिया करता था। उसकी इस आदत से उसका एक वफादार नौकर रामू बहुत परेशान था। एक दिन उसने नंदू से कहा, अरे नंदू बाबा, आप थोड़ा काम काज भी कर लिया कीजिए। अरे आप ना करो तो हमें जमीन पर काम करने दिया करो। ऐसे कब तक जमीन बेचकर गुजारा होगा। अरे काका, मजे करो तुम। मेरे जीते जी तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ, मेरे लिए खाने को कुछ अच्छा सा लेकर आओ। जैसी आपकी मर्जी बेटा। नंदू की एक खासियत थी, वो दिल का बहुत ही अच्छा था। एक दिन जब वो अपने घर के अंदर आराम कर रहा था तभी उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। बाहर एक भिखारी खाने के लिए कुछ मांग रहा था, लेकिन रामू काका उसे भगा रहे थे। अरे जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तभी नंदू ने आवाज सुनकर, अरे काका कौन है, बुला लो इसे, खिला दो रोटी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और रामू काका उस भिखारी को अंदर बुला लेता है और नंदू बड़े प्यार से उसे रोटी खिलाता है। रोटी खाने के बाद वो भिखारी नंदू का धन्यवाद करके वहां से चला जाता है और नंदू जैसे ही उसे दरवाजे पर छोड़कर आता है वो देखता है कि वो भिखारी जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का टमाटर पड़ा था। ये देखकर नंदू फटाफट दरवाजे के बाहर जाता है, लेकिन उससे वो भिखारी कहीं नजर नहीं आता। नंदू उस गोल्डन टमाटर को भगवान की मर्जी समझकर अपने पास रख लेता है और फिर से अपनी जमीन बेचकर अपना गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी सारी जमीन बिक जाती है। अब उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर उस टमाटर पर पड़ती है और वो उसे लेकर शहर में सुनार के पास जाता है। वो जैसे ही टमाटर बेचने के लिए सुनार के पास जाता है तभी अचानक उससे 2-3 लड़के वहां आ जाते हैं और उससे काम मांगने लगते हैं। नंदू उनसे कहता है, अरे मैं तुम्हें कैसे काम दे सकता हूँ, मैं तो खुद बेच कर गुजारा कर रहा हूँ। तभी उनमें से एक लड़का उससे कहता है, अरे भाई साहब ऐसी बात है तो आ जाओ ना, हमारे साथ भीख मांगने चलो। नंदू को उसकी ये बात बहुत चुभ जाती है और वो गोल्डन टमाटर सुनार को बेचता है, जिससे उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं और वो गांव में जाकर काफी सारी जमीन खरीद लेता है और उन लड़कों को वहां पे काम पर लगा देता है और सभी लोग बड़ी मेहनत से उसकी जमीन पर काम करते हैं और ढेर सारे टमाटर उगाते हैं, जिन्हें बेचकर नंदू की काफी अच्छी कमाई होती है और वो इससे और जमीन खरीदता है और खेती करता है। अब उसके पास ढेर सारी जमीन हो जाती है और ढेर सारे खेती के लिए नौकर भी। इस तरह एक भिखारी द्वारा दिए गए गोल्डन टमाटर से नंदू की किस्मत बदल जाती है और वो फिर से खुशहाली भरा जीवन जीने लगता है, जमीन बेचकर नहीं बल्कि जमीन पर फसल उगाकर, और वो भी टमाटर की। जादुई घर और खेती। एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी रहता था।
वो अपने नाम की तरह ही बहुत अच्छा और नेक था। वो शहर से खेतीबाड़ी की परीक्षा पास कर कर गाँव आया था और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। उसकी उस गांव में थोड़ी सी जमीन थी और वो बाकी गांव वालों के साथ छोटे छोटे मकानों में रहा करता था। उसने गांव आने के बाद लोगों को खेती की काफी उन्नत तकनीकें सिखाई। सुशील द्वारा बताई गई खेती की उन्नत तकनीकों के कारण गांव वालों की काफी अच्छी फसल होने लगी थी, जिससे उनका काफी अच्छा मुनाफा होने लगा था और वे लोग अच्छी जिंदगी जीने लगे थे। और एक दिन गांव वालों ने सुशील का सम्मान करते हुए उससे कहा, सुशील बेटा, तुम्हारे आने के बाद तो गांव की रूपरेखा ही बदल गई है। तुम्हारी बताई तकनीक के कारण ही हम लोग इतनी अच्छी फसल उगा पा रहे हैं। काका, ये तो मेरा फर्ज है। मेरी भी इस गांव के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही चालाक और लालची जमींदार रहता था, जिससे कि पहले सभी गांव वाले कर्जा लिया करते थे। वो गांव वालों की उन्नति देखकर बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, सभी गांव वालों के कर्जे के कागजात निकालिए। मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकता कि सभी गांव वाले आगे बढ़ें और उन्नति करें। इससे हमारा काम कैसे चलेगा? जी मालिक। और जमींदार सभी गांव वालों को ये बोलकर धमकाता है कि उन्होंने उसका काफी कर्जा देना है और वो कर्जा देने की मियाद खत्म हो चुकी है, और वो अपने बदमाशों को गांव वालों की जमीन पर कब्जा करने भेजता है। सुशील जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, लोगों की फसल अब अच्छी हो रही है, हमें कुछ दिन और दीजिए, हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। नहीं, तुम कौन हो? ज्यादा नेता बनते हो इनके, मारो इसे। और ऐसा कहते ही जमींदार के गुंडे उन सबको मारने लगते हैं और उन्हें मारकर जंगल में भगा देते हैं। परेशान होकर सुशील भगवान से मदद की गुहार करता है और तभी एक चमत्कार होता है और वो सुशील को एक बीज देकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल ये बीज है, इसे ले जाकर अपने गांव में लगा दो, तुम्हारा भला होगा। सुशील वो बीज लेकर भगवान का धन्यवाद करता है। जमींदार के गुंडों के जाने के बाद सभी लोग गांव में वापस आ जाते हैं और सुशील वैसा ही करता है जैसा जंगल के देवता ने कहा था। सुशील के बीज लगाते ही वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ उगाता है, जिस पर अलग अलग डिजाइन के घर टंगे हुए थे। गांव वाले जैसे ही घर उतार कर जमीन पर रखते हैं, वे घर बहुत बड़े बड़े घरों में बदल जाते हैं। गांव वाले भगवान का धन्यवाद करते हैं और वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी फसलें भी लहलहा रही थी और उनमें गेहूं उगाई थी, लेकिन वो भी सोने और चांदी के दानों वाली। गांव वाले अपने अपने खेतों में जाकर सोने और चांदी के दानों वाली गेहूं तोड़ लेते हैं और उसे ले जाकर जमींदार को देकर अपना कर्जा पूरा करते हैं। जमींदार भी इतना सारा सोना चांदी देकर लालच में आ जाता है और सभी गाँव वालों की जमीन के कागज उन्हें वापस कर देता है। और इस तरह से जादुई घर के पेड़ के कारण सभी गाँव वालों की किस्मत बदल जाती है।